नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा से लेकर के अव्यय तक के जितने पॉइंट हैं सबको हम लोग देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है और अव्यय क्या है। तो इन सारे 5 टॉपिकों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विद पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पद के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, जो पद के भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से पद के भेद हैं। तो जो पद के भेद है, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया और पांचवा है अव्यय। इन्हीं को हम लोग देखेंगे। ये जो 5 पॉइंट है इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो अगर हम लोग संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों, तो संज्ञा की परिभाषा हो जाएगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम लोग संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे तो कहता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर एक आता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला जो होती है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। आगे हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देखते हैं। हम लोग पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो इससे नाम से पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति, वह संज्ञा जो व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। नोट में देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक से अधिक के बारे में अगर बोध कराती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में अगर बोध कराती है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, गंगा। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय पर्वत का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामपुर शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत देश का नाम है। पवन हवा को कहते हैं। पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करेंगे तो इसमें कहता है कि वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर हम इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे, उदाहरण में क्या क्या आ जाता है? पदों के नाम। पदों के नाम जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, उपसभापति हो गए, सभापति हो गए, बीडीओ हो गए, ये सभी जातिवाचक में आ जाएंगे। जो व्यवसाय के नाम होते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। संबंधों के नाम जैसे पापा हो गए, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा जितने होते हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फर्नीचर के जितने नाम होते हैं जैसे स्टूल, कुर्सी, मेज आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जातिवाचक और समूहवाचक में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात की जाएगी तो इसमें कहता है कि वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, इसमें पूरे समूह के वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे हो जाएगा कक्षा, पुलिस, परिवार, परिषद, सभा, मेला, संसद, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। सेना, बारात,
आयोग, समिति, चुनाव, झुंड, गुच्छा, संगठन, मंच, मोर्चा, दल, पार्टी, गिरोह, कर्मचारी, अधिकारी, पुस्तकालय, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इतने उदाहरण हैं, आप इन उदाहरणों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन जातिवाचक है, कौन समूहवाचक है, क्योंकि दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। बहुत सिंपल होता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की दोस्तों, जो द्रव्य का मतलब ये हुआ ठोस, द्रव, गैस, यानी कि जितने ठोस, द्रव, गैस की जो वस्तुएं आ जाएंगी उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गिना न जा सके, वह संज्ञा जिसे मापा तोला जा सके लेकिन गिना न जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दही, सोना, चांदी, पीतल, मक्खन, लकड़ी, घी, कपड़ा, पनीर, चावल, गेहूँ, तेल, चाय, पनीर, पानी, ये सभी क्या हैं? ये सब जितने के जितने हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे अब हम लोग बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। दोस्तों, जो भाववाचक संज्ञा होता है, इसकी परिभाषा है वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि इसमें भाव का बोध होता है। किस तरह का भाव का? गुण, धर्म, स्वभाव आदि के भाव का बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्रोध हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, दया हो जाएगा, ममत्व, गुरुत्व, ईमानदारी, गरीबी, सुंदरता, मिठास, जलन, चुभन, ईर्ष्या, खुजली, इस तरह के जो शब्द हैं इसमें भाववाचक संज्ञा आती है। तो इस तरह से हम लोग संज्ञा और उसके भेदों के बारे में हम लोग जान चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। दोस्तों, इसका जो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सबका नाम। सबका नाम ही सर्वनाम होता है। अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा में कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। चलिए हम लोग इन सर्वनामों को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम जो होता है मुख्य रूप से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। इसकी कुल संख्या 11 होती है। तो सर्वनाम के अगर हम लोग भेद की बात करेंगे तो सर्वनाम के भेद में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर इसकी बात करेंगे कि निश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जो 11 होते हैं, यही सब मिल करके टोटल 11 बताते हैं। तो हम लोग इसको कैटेगरी में देख लेते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, तो इसमें यह, वह, ये, वे, इस तरह के शब्द जिसमें आते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगर अनिश्चयवाचक की बात करेंगे तो इसमें कोई है, कुछ है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है और कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, जब जैसे शब्द आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की दोस्तों। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है तो इसमें जो, सो, जिसका, जिसकी, इस तरह प्रकार के शब्द आते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें स्वयं, आप, खुद, इस तरह के शब्द आते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात किया जाए तो इसमें आता है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो उत्तम में आ जाता है मैं और हम आ जाता है, मध्यम में तुम और आप आ जाता है, अन्य में यह, ये, वह, वे जैसे शब्द आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखते चलेंगे। पहले हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें होता है कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। उदाहरण के लिए देखेंगे, यह मेरा,
यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं, वे तुम्हारे पति हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें है कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। हम लोग देख चुके हैं कि जैसे उदाहरण में देखेंगे, जैसे कुएं में कुछ गिर गया, तो इसमें जो कुछ शब्द आया हुआ है, कुछ शब्द जो आया हुआ है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरा देखेंगे रीना को कोई मिल गया, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें कोई और कुछ जैसे शब्द जो इसमें आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ इत्यादि इस तरह के आते हैं, सब प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे हो, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे हम लोग बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की, कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जिसे शब्द हैं। अगर हम लोग बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की, तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, कुछ, खुद इत्यादि सभी निजवाचक सर्वनाम जैसे शब्द हैं। जैसे आप भले तो जग भला है, यहाँ पर आप शब्द आया है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप आ जाऊंगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो दोस्तों जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है आपसे बताएं कि 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर हम लोग बात करेंगे कि उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सभी अन्य पुरुष में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विशेषण की। तो दोस्तों जो विशेषण होता है परिभाषा देखिए विशेषण की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं विशेषण को। जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। प्रविशेषण देखिए, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। विशेषण के जो भेदों की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इस विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब सब के बारे में हम लोग जान लेंगे। अगर सर्वनामिक विशेषण की बात किया जाए दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण की बात किया जाए तो जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कह रहा है कि जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा है। संख्यावाचक विशेषण, आगे हम लोग बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसको देखिए, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की
संख्या का बोध कराते हैं। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो विशेषण होता है दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के लिए देखिए, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बारात में कुछ लोग आए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम लोग बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो जो गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक होता है कालबोधक विशेषण। कालबोधक विशेषण में क्या क्या आता है? जैसे पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी, ये सभी कालबोधक विशेषण है। दूसरा रंगबोधक विशेषण, जैसे काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद, ये सभी रंगबोधक विशेषण है। नेक्स्ट है आकार बोधक विशेषण। इसमें तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार, ये सभी आकार बोधक विशेषण होते हैं। दशाबोधक जो विशेषण होता है दोस्तों, इसमें लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा, ये सभी दशाबोधक विशेषण होते हैं। गुणबोधक विशेषण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें होता है ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी, ये सभी गुणबोधक विशेषण होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। तो दोस्तों जो परिमाणवाचक विशेषण की हम लोग बात करेंगे तो इसमें कहता है कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे कि राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। नीलिमा ने की साड़ी 6 मीटर लंबी है। तो इन दोनों में हम लोग बात करेंगे आधा 1 लीटर या 6 मीटर लंबी, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से हम लोग विशेषण को पूरा कंप्लीट देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का होना, करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जिस शब्द से किसी काम का होना, करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। नोट में देख लीजिए, धातु को मूलतः क्रिया का मूल रूप को कहा जाता है। धातु को कह रहे दोस्तों, नोट में देखिए, धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी को धातु कहा जाता है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम लोग धातु कहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो जो क्रिया का निर्माण है दोस्तों, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे धातु है चल। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप यही है, चल। इसमें प्रत्यय ना लग गया तो क्या हो गया? चलना, एक क्रिया हो गया। धातु है पढ़, ना लग गया तो पढ़ना, ये भी क्रिया हो गया। हंस है, ना लग गया हंसना। रो है, ना लग गया रोना। ये सभी क्या है? प्रत्यय लगने से, ना प्रत्यय लगने से क्रिया बन जा रहा है। धातु में ना प्रत्यय लगने से वह क्रिया बन जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्रिया के भेद या प्रकार। तो दोस्तों जो क्रिया के भेद या प्रकार है 2 प्रकार का होता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है। या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। रचना या अगर बनावट के आधार पर बात किया जाएगा तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आगे अब हम लोग बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। किसकी? सकर्मक क्रिया की बात करेंगे। कह रहा है कि जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े तो, या कर्म का संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वह सकर्मक क्रिया कहलाती है।
कह रहा है कि जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव फल सीधे कर्म पर पड़े या कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि इसमें जो कर्म होता है, कर्म की होने की संभावना रहती है या उसी पर डायरेक्ट प्रभाव या फल पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल क्या खाता है, क्या खाता है, राम फल खाता है। राम क्या खाता है, फल खाता है। तो कर्म फल है तो इस पर इसका क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो इसीलिए क्या है, सकर्मक क्रिया। जैसे राम गाना गाता है तो राम कर्ता हो गया और कर्म गाना हो गया, गाता क्रिया हो गया। तो क्रिया का प्रभाव गाने पड़ रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यह सकर्मक क्रिया हो जाता है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। तो इसमें पत्र क्या है, कर्म है और इसका लिखने का प्रभाव अर्थात क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है तो इसीलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। दोस्तों अगर हम लोग अकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है, अकर्मक क्रिया में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्म नहीं होता है, सीधे जो क्रिया होता है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए। अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होगी, जैसे हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पीसना, ये सभी अगर आए तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। क्रिया के अन्य भेद होते हैं दोस्तों, तो जो क्रिया के अन्य भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो इस तरह से क्रिया के जो अन्य भेद या प्रकार हो गए, ये कितने प्रकार के अन्य हो गए, 5 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। चलिए एक एक को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, जानेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं। कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वह पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, इसकी पहचान क्या है, कर या करके। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो रीना खाना खाकर सो गई, दुष्यंत पानी पी के सो गया और राम पत्र लिखकर चला गया। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि राम खाना खाकर सो गई, तो सोने के पहले खाना खाया, खाना भी क्रिया है तो इसको हम लोग पूर्वकालिक कहेंगे। दुष्यंत पानी पी के सो गया, सोना भी क्रिया है, पीना भी सुना क्रिया है, तो पीना जो होगा पहले हुआ है तो इसीलिए इसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। राम पत्र लिखकर चला गया, तो चला गया और लिखना दोनों क्रिया है, तो लिखना जो पहले हुआ है इसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि द्विकर्मक क्रिया की, कि द्विकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, तो दोस्तों अगर द्विकर्मक क्रिया की बात की जाए तो जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। कह रहा है कि जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। तो अगर हम लोग देखेंगे जिस क्रिया में 2 कर्म होते, इसमें 2 कर्म हो जा रहा है ना, तो एक क्या है, एक बच्चों को और दूसरा अंग्रेजी, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें 2 कर्म आ गए हैं, बच्चों को और हिंदी पढ़ाना, तो ये सब क्या है, द्विकर्मक क्रिया हो जाएंगी। एक होता है संयुक्त क्रिया दोस्तों। तो जो संयुक्त क्रिया होता है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे जहाँ आवाज़ या ध्वनि के पर बल लगे, जैसे जाने दो, तो संयुक्त क्रिया हो जाती है। इसमें कहा कि जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने किताब पढ़ ली, तो यहाँ पर पढ़ ली इस तरह से आया हुआ है तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीना खेलती कूदती रहती है, खेलती कूदती रहती है, तो इसमें 2 क्रिया आया हुआ है, खेलना कूदना, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। मोहन पढ़ता लिखता रहता है, तो 2 काम हो रहा है, पढ़ना लिखना, तो द्विक्रिया हुआ है तो इसलिए यह संयुक्त क्रिया हो जाएगा।
उसी तरह से मुझे जाने दो, तो जाने दो में भी संयुक्त क्रिया हो जाएगा। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो छोड़ दो, ये भी क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। दो क्रियाओं से मिलकर बना, इसलिए यह संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया में कह रहा है कि वे क्रियाएं जिनसे पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है कि वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे धातु में आना तथा वाना। धातु में आना अगर आ जाएगा या वाना आ जाएगा, ये तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाना हो जाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम लोग बात करेंगे कि उदाहरण में चलाना है या चलवाना है, तो हम लोग देख रहे हैं आना आ रहा है, वाना आ रहा है, तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। उठना हो गया, उठवाना हो गया या उठाना हो गया, ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सहायक क्रिया की बात करेंगे कि सहायक क्रिया कहते किसे हैं। सहायक क्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्य की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण करती है, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। कार्य की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण करती है, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे सहायक क्रिया कौन है, हूँ है, था थी थे, ना नी ने, गागी गे, ये सभी क्या है, सहायक क्रिया हैं। उदाहरण के लिए वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा, ये सभी सहायक क्रिया होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्रिया को देखा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को। इन सारे पॉइंटों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर ऐसे हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। जो लोग हिंदी को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं और अपनी हिंदी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तथा अन्य जो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट हुआ, साइंस पढ़ाया गया है और सारे टॉपिक को पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।